अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर्स में बेटा हमने प्रैक्टिकली भी सीख लिया कि प्रोग्राम्स को फॉर्ट्रन की वर्कशीट पे लिखते कैसे हैं और उसको रन कैसे करते हैं। आज बेटा हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स और उसके साथ दूसरा हमारा टॉपिक है ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बेटा हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स को। आप पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो देख चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी, रिलेशनल ऑपरेटर भी और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी। तो आज हम देखते हैं कि अगर ये ऑपरेटर्स की हायरार्की क्या मीन्स ऑर्डर क्या है। सबसे पहले अगर ये तीनों ऑपरेटर्स इकट्ठे आ जाएं तो कौन सा सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी फर्दर हायरार्की लिखी हुई है कि लॉजिकल, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, नॉट, एंड, और, इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। इसमें अगर ये सारे फंक्शंस ऑपरेटर्स दिए हों तो सबसे पहले जो है वो नॉट सॉल्व होगा, फिर एंड, फिर और, फिर इक्विवेलेंट, फिर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक हो गया जी। तो हायरार्की ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको हम कुछ एक्सप्रेशंस के थ्रू भी देखते हैं। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको पता है कि हमेशा आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में देखते हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने ये ए और बी कोई दो ऑपरेंट्स लिए हैं और कहा है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो अगर एंड का फंक्शन होगा तो ए, अगर ए भी ट्रू बी भी ट्रू तो ये भी ए एंड बी ट्रू होगा। और अगर बीच में और ऑपरेटर है तो ए और बी अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर ये भी ट्रू, और ए इक्विवेलेंट भी ये भी ट्रू है। ठीक है जी। और अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो एंड फॉल्स होगा, और जो और वाला ऑपरेटर होगा उसमें आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, एक भी ठीक है तो, और एक भी ट्रू है तो इसका और का ऑपरेटर का आंसर ट्रू आता है, जबकि एंड में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। और इक्विवेलेंट भी नहीं होगा क्योंकि एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया। अब अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है तो सेम इज़ द केस कि एंड के केस में ये फॉल्स होगा, जबकि और के केस में ये ट्रू होगा, और यहाँ पे भी फॉल्स होगा क्योंकि फॉल्स और ट्रू इक्विवेलेंट नहीं है। और लास्ट केस है कि दोनों अगर फॉल्स हैं तो एंड के केस में भी ये फॉल्स, और में भी फॉल्स, और इक्विवेलेंट में भी ये क्या आएगा, यहाँ पे बेटा फॉल्स नहीं होगा बल्कि ये ट्रू होगा। ये फॉल्स एफ गलत लिखा हुआ है, ट्रू इसलिए होगा क्योंकि एफ इक्वल्स टू एफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रू होगा। अच्छा, एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके हम देखते हैं जी। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, और आपने इस इक्वेशन को बताना है, इसको ये जो एक्सप्रेशन दिया है नीचे इसको देख के बताना है कि आंसर एंड पे ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो सबसे पहले हमारे पास है x इक्वल है 0.0 के। और अच्छा, ये इन ऑपरेटर्स को लिखने का ये तरीका है, ये आप ऊपर भी देख रहे होंगे, इसके दोनों साइड पे डॉट लगता है। ठीक है जी। तो ये क्या लिखा हुआ है x, और ये डॉट ई क्यू इक्वल के लिए फिर डॉट, और ये 0.0 उसको शो कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है, फिर डॉट और ऑपरेटर है, फिर y इक्वल्स टू 1.0 मीन्स रियल एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, और फिर एंड x इक्वल्स टू y। अब देखिए, हमने अभी ऑपरेशन देखा कि अगर ये सारे ऑपरेटर्स इकट्ठे हों तो सबसे पहले नॉट को, फिर एंड, फिर और, फिर इक्विवेलेंट, फिर नॉट इक्विवेलेंट को। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर ये दोनों को सॉल्व करने के बाद ये एंड वाला ऑपरेशन सॉल्व होगा। मीन्स हम इधर से स्टार्ट करते हैं x इक्वल्स टू 0, तो ये x वाकई 0 के इक्वल था तो ये हमने ट्रू कह दिया, और एज इट इज़। फिर हमने कहा y इक्वल्स टू 1, जी y 1 की इक्वल है तो हमने इसको भी ट्रू कह दिया। और अब ये बीच में एंड वाला भी ऑपरेशन सॉल्व नहीं होना, पहले ये होना है कि x इक्वल्स टू y है तो ये फॉल्स है, x इक्वल्स टू y नहीं है क्योंकि x 0 है और y 1 है तो ये फॉल्स है। अब देखें ये और एंड में से कौन सा फंक्शन पहले सॉल्व होगा, ये वाला पहले सॉल्व होगा, एंड वाला। तो ट्रू एंड फॉल्स किसकी इक्वल होता है, फॉल्स की, और यहाँ पे ट्रू था, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक हो गया जी। कुछ और एक्सप्रेशंस देखते हैं बेटा हम इसमें जी। एक फिर दोबारा से x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 1 है, और हमारे पास एक्सप्रेशन है x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू y। अब इसमें क्या डिफरेंट आएगा, ये यही वाला पिछला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब पैरेंथेसिस आ गए हैं तो आपको पता है कि जब पैरेंथेसिस आ जाएं तो पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 ट्रू है और y इक्वल्स टू 1 भी क्या है, ट्रू है, और यहाँ पे अब एंड हमने f कर दिया है। तो अब ये पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होगा, t और t जो है वो जब हो तो ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, और फिर अब ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जब पैरेंथेसिस हो तो हमेशा पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करना है। एक और एक्सप्रेशन हम देखते हैं, x की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1.0 है,
और ये कुछ एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसको बारी बारी आपने सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बेटा, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करें तो 2 × 2 4 आ गया। फिर ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है जी, 2 है। फिर यहाँ पे बल्कि सॉरी यह -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × c जो था -1 था, तो ये -2 हो गया। फिर ये c की वैल्यू आपने पुट की, फिर ग्रेटर देन 0 एंड ये सारा एक्सप्रेशन बनाने के बाद अब यहाँ पे चेक करें क्या 4 ग्रेटर है -2 से, तो जी ये बिल्कुल ट्रू है। फिर बीच में और एज इट इज़ लिख दिया। क्या -1 ग्रेटर है 0 से, तो ये फॉल्स है, आपने फॉल्स लिख दिया। फिर आपने एंड लिखा और एंड और नॉट साथ लिखा हुआ है अभी, ये एज इट इज़ अभी। फिर ट्रू और फॉल्स। अब आपको पता है कि अगर और एंड और नॉट तीनों दी गए हों तो सबसे पहले नॉट सॉल्व होगा। तो आपने क्या करना है, टी और ये इसी तरह लिख के, एफ एंड भी इसी तरह। अब आपने क्या करना है, नॉट टी का मतलब ये है कि टी नहीं है, तो टी नहीं है तो उसका ऑपोजिट क्या है, फॉल्स। तो जब भी नॉट टी लिखा हो तो आप उसको एफ कर देंगे, और नॉट एफ लिखा हो तो ट्रू कर देंगे। नॉट टी मतलब नॉट ट्रू, नॉट ट्रू तो उसके ऑपोजिट क्या है, एफ़। तो आपने यहाँ एफ़ लिख दिया और लिखा और साथ में एफ़ लिख दिया। अब इनमें से कौन सा पहले सॉल्व होगा, अब एंड पहले सॉल्व होगा। टी डॉट और इसी तरह, फिर एफ़ एंड एफ़ किसकी इक्वल होगा, एफ़ की और एफ़। अब इन दोनों को आप सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं कि टी पहले आपने इस वाले को अगर सॉल्व कर लिया, टी और इसी तरह एफ़ और एफ़ है और टी और एफ़ क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू हो जाएगा। आप पहले ये भी कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करें तो ट्रू और फॉल्स तो भी ये ट्रू आएगा, और एफ एज इट इज़, और ये आंसर जो है आपके पास ट्रू आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, एक और एक्सप्रेशन बेटा हम देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें वही एक्स और वाई की वही वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है जो यहाँ पे, सॉरी एक्स और सी की जो यहाँ पे 2 और -1 वैल्यूज़ थी, वही वैल्यूज़ यूज़ करते हुए एक्सप्रेशन बनाया। अच्छा, ये यही वाला एक्सप्रेशन है, बट अब पैरेंथेसिस यूज़ हुए हैं, तो आंसर में देखें कि पहले ट्रू आ रहा था, तो पैरेंथेसिस यूज़ करने के बाद आंसर आपका फॉल्स हो गया। पहले आपने ये पैरेंथेसिस सॉल्व की, ट्रू और फॉल्स एंड नॉट ट्रू और फॉल्स, तो नॉट ट्रू को आपने फॉल्स किया। अब आपने ट्रू और फॉल्स का आंसर ट्रू है, एंड और इस पैरेंथेसिस को सॉल्व किया तो ये फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स हो गया। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि हायरार्की क्या होती है ऑपरेटर्स की, और आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो है वो सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है दैट इज़ ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर्स। आप लोगों ने बेटा हमने इफ़ स्टेटमेंट्स देखी, और इफ़ स्टेटमेंट्स में हमने जो है वो हमारे पास अरिथमेटिक इफ़ स्टेटमेंट भी थी और हमारे पास लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट भी थी। ठीक है, अब आगे इफ़ स्ट्रक्चर्स को बेटा ब्लॉक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ब्लॉक स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि अगर इफ़ जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है, डिफरेंट ब्लॉक स्ट्रक्चर्स के हमारे पास ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ये हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 ब्लॉक इफ़ स्ट्रक्चर में क्या आ सकता है कि इफ़ वहाँ पे आप लॉजिकल और अरिथमेटिक में क्या करते थे, अरिथमेटिक में आप n1 n2 n3 कर रहे थे अरिथमेटिक इफ़ में, और लॉजिकल इफ़ में आप कहीं ना कहीं कोई गो टू स्टेटमेंट लगा रहे थे। यहाँ पे हम क्या कह रही हैं कि इफ़ आएगा, ये एरो का मतलब है बीच में कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, फिर या कोई एक्सप्रेशन होगा लॉजिकल या अरिथमेटिकल, लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, फिर देन और एंड इफ़। मीन्स इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ प्रोग्राम की फॉर्म में, तो इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन मैं कहूँगी कि अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन फुलफिल हो रहा है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो फिर क्या करो, ये स्टेटमेंट्स को सॉल्व करो, और अदरवाइज एंड इफ कर दो। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। ये अभी आप इसके प्रोग्राम्स करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स बेटा आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक और स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है जी, कि इफ़ देन एल्स और एंड इफ़। अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें प्रोग्राम की फॉर्म में, तो इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन कुछ स्टेटमेंट्स, एल्स फिर कुछ स्टेटमेंट्स, और एंड पे एंड इफ़ आ जाएगा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि इफ़ देन एल्स इफ़। जब भी इफ़ आएगा तो उसके साथ देन ज़रूर आना है, तो इफ़ देन, तो यहाँ पे अब एल्स इफ़ है इसलिए देन आएगा आगे, इफ़ देन एल्स इफ़, देन फिर एल्स और फिर एंड इफ़। अब इसको आप जितना मर्जी चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ देन एल्स इफ़, देन फिर आप लिखें एल्स इफ, देन फिर एल्स इफ, देन और एंड पे एल्स और एंड इफ। ये आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसको ये जो अभी हमने ये वाला लिखा है, इसको अगर हम प्रोग्राम की फॉर्म में देखें तो इसको कैसे लिखेंगे कि इफ़ है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, फिर देन है, कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी बीच में, फिर एल्स इफ है, एल्स इफ के साथ फिर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, फिर देन, फिर कुछ स्टेटमेंट्स, एंड पे एल्स, फिर कुछ स्टेटमेंट्स और एंड इफ आप कर देंगे। अच्छा जी, जहाँ पे ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं उसमें इसी तरह बेटा एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स भी होते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि नेस्ट का मतलब होता है ना घोंसला, जैसे आपको पता होगा कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़,
कि एक लूप के अंदर अगर दूसरी लूप होती है तो उसको आप नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कहते हैं। पीछे क्या था, ब्लॉकिंग थी कि एक ब्लॉक्स आप यूज़ कर रहे थे कि एक ब्लॉक है ये मतलब ये एक ब्लॉक है, फिर ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। जबकि इसमें आप क्या, नेस्टेड इफ लूप में क्या होगा कि अगर एक लूप, ये देखें आउटसाइड एक लूप स्टार्ट की है, इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन कुछ स्टेटमेंट्स, फिर उसके इनसाइड हमने एक इफ लूप स्टार्ट कर दिया, इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन फिर स्टेटमेंट्स एल्स एंड इफ़, और फिर अब ये देखें जो अंदर वाली है वो पहले क्लोज होगी, ये पहले ये वाली इफ़ एक्सप्रेशन एंड होगी एंड इफ़, और अब ये बाहर वाली एक्सप्रेशन एंड होगी। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। इसके रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं ताकि ये चीज़ें बेटा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, बहुत आसान सा प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स द मैसेज द डे इज़ हॉट इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30 एंड द डे इज़ फाइन इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस देन 30। वो कह रहे हैं एक प्रोग्राम लिखें जिसमें मैसेज प्रिंट हो स्क्रीन के ऊपर कि अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 30 से ग्रेटर है तो मैसेज आना चाहिए द डे इज़ हॉट, और अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन 30 है तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए डे इज़ फाइन। इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर को जो है वो एंटर करना है। मींस आप यूज़र से टेम्परेचर की वैल्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि वो क्या ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। अच्छा, इसने टेम्परेचर को रियल एन कह दिया, टेम्परेचर रियल में इसने ले लिया, एंटर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे रीड करवा दिए एन। अच्छा, कन्फ्यूजन के लिए आप कहें कि यहाँ टेम्परेचर लिखा है तो इसको एन से क्यों शो किया, कोई भी वेरिएबल नेम आप कर सकते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप एंटर द वैल्यू ऑफ टेम्प लिखें, या पूरा भी यहाँ आप लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ रीड टी कर दें, ठीक है। जैसे टेम्परेचर का पहला अल्फ़ाबेट लेके टी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टेम्परेचर की वैल्यू रीड करवाई, और अब हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको मैं दो स्ट्रक्चर्स के थ्रू करने जा रही हूँ, मैं अभी आपको शो करती हूँ। सबसे पहले हम इसको इफ़ देन एंड इफ़ से कर रहे हैं। सबसे पहले इफ़, यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए। लॉजिकल एक्सप्रेशन के मतलब जिसमें बीच में लॉजिकल ऑपरेटर हो और वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आंसर दे। मैंने लिखा है इफ़ एन लेस देन इक्वल 30 देन, मतलब अगर n या 30 है या लेस देन इक्वल है, यहाँ पे इसने लेस देन सिर्फ कहा था, हमने लेस देन इक्वल की स्टेटमेंट ले ली है। अगर आप सिर्फ लेस देन करना चाहते हैं तो इसको LT कर दें, ठीक है। यहाँ ई बल्कि ना लिखें, सिर्फ LT लिखें, क्योंकि सिर्फ यहाँ लेस देन कहा था, लेस देन इक्वल नहीं कहा था, ठीक है जी। तो आप इसको करें कि इफ़ n लेस देन 30 देन, या फिर इसने इसको इस तरह से शो किया है कि अगर ए को लेस देन इक्वल कर दिया, क्योंकि ग्रेटर देन 30 है तो लेस देन 30 है, तो 30 पे क्या मैसेज प्रिंट हो, ये चाह रहा था फाइन हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में हो सकता है आपको दिया हो इफ़ टेम्परेचर है लेस देन इक्वल टू 30, तो फिर आप यहाँ लेस देन इक्वल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ़ एन लेस देन इक्वल टू 30 देन राइट स्टेरिक, आपको पता है प्रिंट करवाने के लिए आपको राइट स्टेरिक की कमांड यूज़ करनी पड़ती है। इन्वर्टेड में जो मैसेज आपने प्रिंट करवाना है द डे इज़ फाइन, और एंड इफ़ कर दिया। ये इफ़ हमने स्टार्ट की, इफ़ देन एक स्टेटमेंट और एंड इफ़। दूसरी इफ़ स्टेटमेंट मैंने स्टार्ट की है इफ़ एन ग्रेटर देन 30, तो फिर क्या करें, देन राइट स्टेरिक द डे इज़ हॉट, और एंड इफ़ करें स्टॉप एंड। अब देखिए इसमें आपने दो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की हैं, पहले इफ़ देन एंड इफ़, फिर एक अलग से इफ़ देन एंड इफ़। इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर हम इस प्रोग्राम को इफ़ देन और एल्स से सॉल्व करें, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने अभी देखे हैं ना, हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अगर आपको रिमाइंड में दोबारा करवाऊँ तो ये देखें, ये सबसे पहले वाला हमने ये यूज़ किया इफ़ देन एंड इफ़। लेकिन अगर मैं ये वाला यूज़ कर लूँ इफ़ देन एल्स इफ़ एंड इफ़ वाला, तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा आसान होगा यूज़ करना। तो ये और मतलब अल्टरनेटिव वे इसका ये है कि रियल आपने एन कह दिया, सबसे पहले एंटर करवाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, उसको रीड करवाया। एंटर खाली करवाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसको रीड नहीं करवाएंगे, क्योंकि रीड करवाएंगे तो तभी वैल्यू इनपुट होगी कंपाइलर में। अच्छा जी, आपने क्या किया है जी, इफ़ आपने कहा एन लेस देन इक्वल्स टू 30 देन राइट करें मैसेज द डे इज़ फाइन, और एल्स। अब आपने कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया, आपने कह दिया कि अगर तो ये कंडीशन है कि एन लेस देन 30 है तो डे इज़ फाइन कह दे, अदरवाइज दूसरी कंडीशन ये है ना कि एल्स, अगर एन लेस देन या इक्वल टू 30 नहीं है तो इट मीन्स एल्स कि वो ग्रेटर देन 30 है। तो आपने जस्ट यहाँ एल्स लिखना है, और हमने प्रिंट करवाया राइट स्टैटिक द डे इज़ हॉट, और फिर एंड एफ किया, मीन्स इफ़ देन, ये देन फिर एल्स और फिर एंड इफ और फिर स्टॉप और एंड कर देना है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा आसान है इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। खैर अगर आपको जो भी इजी लगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेरे ख्याल में आप इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट भी है और आसान भी है कि 2 दफ़ा आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं बनाना पड़ता। ठीक हो गया बच्चे।
अच्छा जी, हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। एक स्टेटमेंट है बेटा, अब आप इसके थ्रू असल में करने जा रहे हैं। इफ़ देन एल्स, इफ देन एल्स एंड इफ़ मीन्स जितनी आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी उतनी दफ़ा आप एल्स इफ देन को बढ़ा सकते हैं। प्रोग्राम की स्टेटमेंट यहाँ पे बेटा नीचे लिखी है कि राइट अ फॉरट्रान प्रोग्राम विच प्रिंट्स द मैसेज। बिल्कुल पिछली तरह का प्रोग्राम है, लेकिन अब इसमें आपके पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा है, कंडीशन ज़्यादा है। उसने कहा राइट अ फॉरट्रान प्रोग्राम विच प्रिंट्स द मैसेज इट इज़ वेरी कोल्ड, मीन्स ये मैसेज प्रिंट करे कब, इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस दैन 0। फिर या फिर मैसेज प्रिंट करे इट इज़ कोल्ड इफ़ टेम्परेचर लेस दैन इक्वल्स टू 10। अगर लेस दैन इक्वल्स टू 10 है तो ये वाला मैसेज प्रिंट करे। या फिर करे इट इज़ फाइन, मैसेज प्रिंट करे कब, इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 20। और इसको प्रिंट करे इट इज़ वार्म इफ़ टेम्परेचर लेस दैन इक्वल्स टू 30। ठीक है, और फिर प्रिंट करे इट इज़ हॉट इफ़ टेम्परेचर लेस दैन इक्वल्स टू 40। और फिर एंड पे प्रिंट करे इट इज़ वेरी हॉट कब, जब इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 40। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा आपको बार बार इफ़ देन एल्स इफ़ देन जो है वो यूज़ करना है। अच्छा जी, आपने सबसे पहले वही काम किया, रियल इसको इंडिकेट कर दिया कि टेम्परेचर जो है वो रियल है। इसमें यहाँ पे आप टी भी ले सकते हैं। ठीक है, रियल एन कह दिया, एंटर द टेम्परेचर को रीड करवाया और यहाँ से अब आपने कंडीशंस जो है वो मेक करना शुरू की हैं। सबसे पहली कंडीशन इफ़ एन लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो फिर उसने क्या कहा है, देन राइट स्टैटिक इट इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है जी, इट इज़ वेरी कोल्ड। एल्स इफ, जब भी इफ़ आएगा तो अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन ज़रूर आएगा, और इफ़ चाहे अलग हो या एल्स इफ़ की फॉर्म में उसके साथ देन भी होता है ज़रूर। इफ़ देन ये हो गया। एल्स इफ़ एन लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो फिर क्या मैसेज प्रिंट करें। ये सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिंट मैसेज क्या करना है, आपने जस्ट ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो फिर राइट स्टैटिक करवाए इट इज़ कोल्ड। एल्स इफ अगर ये भी नहीं है और अगर एन लेस देन इक्वल्स टू 20 है तो देन राइट करवाए इट इज़ फाइन। एल्स इफ अगर एन लेस देन इक्वल्स टू 30 है देन राइट स्टैटिक इट इज़ वार्म। एल्स इफ एन लेस इक्वल्स टू 40 तो फिर प्रिंट करवाए राइट स्टैटिक इट इज़ हॉट। अब जब आखिरी कंडीशन रह जाएगी तो उसमें आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं बनाना, जब क्या लिखना है, सिंपल एल्स लिख के राइट स्टैटिक इट इज़ वेरी हॉट एंड इफ करके और स्टॉप और एंड कर देना है। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने ये प्रोग्राम को लिख लिया। आई होप कि ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक और प्रोग्राम बेटा हम देखते हैं। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। हमारे पास स्टेटमेंट है जी, राइट अ फॉरट्रान प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड देयर लोकेशन इन अ लिस्ट ऑफ n नंबर्स। फॉर एग्जांपल आप यूज़र जो है, यूज़र जब भी मैं कहूँगी तो इट मीन्स कि आप जो प्रोग्राम लिख रहा होता है यूज़र से आपने n नंबर्स फॉर एग्जांपल आपने एंटर करवाए हैं। आपने देखना है कि उन n नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा, और उसकी लोकेशंस भी बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यूज़र ने जो है वो ये नंबर एंटर किए हैं 5 नंबर्स, कौन से, 15, 12, 10, 18, 16। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है, 18, और इसकी प्लेस कौन सी है, 1, 2, 3, 4, और स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें 10, और उसकी लोकेशन कौन सी है 3। अब आपने प्रोग्राम के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करवाना है। ठीक है जी, तो सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका है, हमने सबसे पहले जी टाइप डिक्लेयर करनी होती है। हमने नंबर लार्ज, इसको आप इंटीजर भी ले सकते हैं, रियल भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर्स हम डाल रहे हैं वो सारे इंटीजर हैं, तो यहाँ आप इसको इंटीजर भी ले सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल को आप रियल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इट्स अप टू यू। ये रियल हमने कह दिया, लार्ज एक नंबर हमने वेरिएबल बना लिया, एक स्मॉल बना लिया, एक एक्स वैल्यू, एक लोकेशन 1, LOCT1 मतलब लोकेशन 1 और लोकेशन 2, ये कुछ हमने वेरिएबल्स बना दिए। फिर जैसे मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ कि अगर ये याद नहीं रहता ये सारे वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, तो जैसे जैसे यहाँ पे आप वेरिएबल्स बनाते जाएंगे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नहीं भी एंटर किए होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रोग्राम रन हो जाता है, बट गुड जेस्चर इज़ कि आप ये एंटर करवाएँ। अच्छा, सबसे पहले काम तो आपको क्या करना है, एंटर एन का क्या मतलब है कि कितने नंबर्स हैं आपके पास। जैसे ये बता रहा है ये 5 हैं 6 हैं, ये बताना इसलिए ज़रूरी है तभी आप लोकेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंटर द वैल्यू ऑफ n आप कर दें और रीड करवा दें n। उसके बाद फिर दोबारा राइट स्टैटिक एंटर द फर्स्ट नंबर। अब मैं कह रही हूँ कि एंटर करें फर्स्ट नंबर को, और उस नंबर को आपने रीड स्टैटिक x कह दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होना जा रहा है, अब यहाँ से सॉर्टिंग स्टार्ट होने जा रही है। आप बड़े गौर से आपने समझना है। आपने कहा आई को मैंने 1 कह दिया, आई असल में किसको शो कर, अच्छा ये प्रोग्राम में नहीं लिखना, ये जस्ट मैंने बताने के लिए लिखा है कि आई लोकेशन को शो कर रहा है। आई को मैंने 1 कह दिया क्योंकि पहला नंबर एंटर करवाया है, तो वो पहला नंबर की लोकेशन क्या है, 1 है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने कह दिया कि ये जो नंबर मैंने एंटर किया है ये लार्ज भी है और ये स्मॉल भी है।
अभी फ़र्ज़ कर लें, एज्यूम कर लें कि यही नंबर लार्ज भी है और यही स्मॉल है। अब आगे देखिए मैं कैसे फार्मूला क्रिएट करके इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। इट मीन्स कि लार्ज में x की वैल्यू है और स्मॉल में भी x की वैल्यू, और x पहला नंबर क्या है 15 है, तो मैंने लार्ज में भी 15 को रख दिया और स्मॉल में भी 15 को रख दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम इसको। आगे बेटा हमने क्या किया है कि राइट स्टेरिक एंटर द नंबर मीन्स एंटर द सेकंड नंबर। अभी तो हमने पीछे क्या किया था, अभी फर्स्ट नंबर एंटर करवाया था ना। अब बारी बारी हम नंबर एंटर करते जाएंगे और साथ साथ ये प्रोग्राम इसको सॉर्ट भी करता जाएगा। कैसे सॉर्ट करेगा, अब मैंने एंटर सेकंड नंबर जब करवाया तो फिर मैंने उसको कहा कि रीड करे, इसको ये x कह दिया। अच्छा, बार बार वेरिएबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक बार कंपाइलर को जब दिया यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर रीड करवाने के लिए जस्ट आपने यहाँ कोई वेरिएबल लिखना होता है। ठीक है, तो x और उसको हमने लार्ज और स्मॉल कह दिया, और जब मैंने दूसरा नंबर भी एंटर करवाया तो मैंने उसको x कह दिया। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, अब क्योंकि जब दूसरा नंबर मैंने एंटर करवाया तो ऑब्वियसली लोकेशन अपडेट हो गई है। अब i = i+1, मतलब i की वैल्यू पहले क्या थी 1 थी, i की वैल्यू आपने क्या ली थी 1 ली थी। और अब आप जिनने जब दूसरा नंबर एंटर करवाया है तो आप इसे क्या कह रहे हो, i = i+1 हो गया, मीन्स लोकेशन अब आपके पास ये 2 हो गई है, अपडेट हो गई है, क्योंकि सेकंड नंबर आप एंटर करवा रहे हैं। अच्छा जी, सेकंड नंबर हमारे पास क्या था, सेकंड नंबर हमारे पास यहाँ पे था जी 12। ठीक है, अब जो नंबर एंटर हुआ है वो 12 है। पहले मैं प्रोग्राम का फार्मूला आपको बता देती हूँ, फिर मैं इसकी वर्किंग बताऊँगी यहाँ से आपको। आपने क्या कहा, आपने कहा कि जब सेकंड नंबर एंटर करवाओ तो मैंने कंडीशन लगाई है इफ़ की। अच्छा, इफ़ कंडीशन में क्या लगा रही हूँ कि इफ़ लार्ज ग्रेटर इक्वल x, अगर तो आपका जो लार्ज है वो ग्रेटर इक्वल है x से तो गो टू 20 पे चले जाओ। ठीक है, और अगर ये ट्रू नहीं, इसका क्या मतलब होगा, अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब ये 20 पे जाएगा। और मैं कह रही हूँ कि अगर ये ट्रू नहीं होता तो क्या करे, कि मीन्स अगर लार्ज जो है वो ग्रेटर नहीं है, आप दूसरे नंबर जो आप डाला है तो लार्ज की वैल्यू में चेंज कर दें। अब लार्ज में ये वाला x आ जाएगा और लोकेशन में आप i कर देंगे, लोकेशन 1 में i, और i अब अपडेट होके 2 हो चुका होगा। ठीक है, और फिर मैं कह रही हूँ गो टू 30 पे जाएगा और चेक क्या करेगा कि इफ़ i <= n-1 मीन्स इसका क्या मतलब है, टोटल आपके पास 5 नंबर्स थे। फॉर एग्जांपल मैंने 5 नंबर एंटर करवाए, तो पहला नंबर मैंने फिक्स कर दिया है, तो बाद में ये n-1 4 बाकी के चारों नंबर को बारी बारी चेक करेगा कि कहीं वो तो लार्ज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इफ़ i <= n-1 कहने का ये मतलब है कि जितने भी आपके इस लिस्ट में नंबर्स हैं, बारी बारी जब तक सबको चेक नहीं कर लेगा आपने ये लूप चलाते रहना है। और मैंने कहा अगर i मतलब अब यहाँ पे i 2 है और ये 4 तक जाना चाहिए था, अगर 2 < 4 है तो ये दोबारा से 10 पे जाएगा। अच्छा, बीच में सॉरी एक और बात बता दूं कि ये ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर का नहीं बल्कि लॉजिकल इफ स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। लॉजिकल इफ स्टेटमेंट्स आप पहले पढ़ चुकी हैं, लेकिन इसका बीच में एक प्रोग्राम आ गया तो मैंने सोचा आपको ये भी मैं साथ ही सॉल्व करवा दूँ। अच्छा जी, इसमें आप क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं वापस 10 पे जाएँ। अच्छा, वापस 10 पे अगर हम जा रहे हैं तो अब आप क्या करवा रहे हो, फिर दोबारा राइट स्टेरिक एंटर द नंबर रीड करवाएं, लोकेशन अपडेट हो जाएगी। अगर तो वो लार्ज है तो यहाँ पे लार्ज ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर गो टू 20 पे आएँ। 20 क्या कहता है कि इफ़ स्मॉल <= x तो गो टू 30 पे जाके दोबारा चेक करें, और अगर नहीं तो स्मॉल में x रख दें और लोकेशन 2 में i रख दें। अभी तक मुझे पता है कि आपको ये सारा बिल्कुल कन्फ्यूजन लग रही होगी कि ये क्या हम बार बार फार्मूला बना रहे हैं। आइए चेक करते हैं इसकी वर्किंग क्या है। फिर दोबारा से हम पीछे जाते हैं तो ये देखें, आपने कुछ नंबर्स ऐड करवाए 15, 12, 10, 18, 16। फर्स्ट नंबर मैंने कहा जब एंटर करें तो वो x, फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या था 15, मैंने लार्ज में भी 15 रख दिया, स्मॉल में भी 15 रख दिया। ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं। अब मैंने कहा एंटर द सेकंड नंबर और रीड करें x, और सेकंड नंबर क्या है जी 12 है। ठीक है, x में आप क्या वैल्यू हो गई है, रिमेंबर। ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही x अब यहाँ तक पहुँचेगा, अब ये x को 15 नहीं लेगा बल्कि x को 12 कहेगा, और i = i+1 लोकेशन अपडेट होकर i = 2 हो गई है। अब इसकी वर्किंग पे आएँ। इफ़ लार्ज ग्रेटर इक्वल है x से। ठीक है, अब लार्ज में कौन सी वैल्यू पड़ी थी, लार्ज में वैल्यू पड़ी थी लार्ज 15 के इक्वल था। ठीक है, तो लार्ज में अगर लार्ज जो है मतलब 15 जो है
वो ग्रेटर इक्वल है 12 से तो गो टू 20। अगर तो 15 12 से ग्रेटर है या इसकी इक्वल है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है कि 15 जो है वो बड़ा है 12 से, तो किस पे जाएं, गो टू 20। तो 20 क्या था, 20 ये था। अब आप ये सारे स्टेप स्किप करके डायरेक्ट 20 पे आ जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो 20 पे आए जब, तो 20 ने क्या कहा कि इफ़ स्मॉल लेस देन इक्वल्स टू एक्स है, तो स्मॉल में कौन सी वैल्यू थी, 15। ये देखिए प्रीवियस अगर आप देखें तो स्मॉल में भी कौन सी वैल्यू है, 15 है, ठीक है। तो मैंने इस कंडीशन को भी चेक किया कि स्मॉल 15 के इक्वल रखा और लेस देन इक्वल यहाँ पे x की वैल्यू 12 है। क्या 15 लेस है 12 से, तो ये कंडीशन फॉल्स है, रॉन्ग है। तो आप अब गो टू 30 नहीं, आप गो टू 30 नहीं जाओगे, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट इस स्टेटमेंट पे आ जाओगे, क्योंकि आप गो टू 30 तब जाते अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम इस स्टेप पे आ जाएंगे कि स्मॉल में अब स्मॉल को हम चेंज कर देंगे। वो जो स्मॉल में पहला एक्स रखा था उसको हम रिप्लेस करके ये वाला एक्स रख देंगे। मींस अब स्मॉल में आपने 12 रख दिया है और लोकेशन 2 आपने अपडेट कर दिया कि वो 2 हो गई है, ठीक है। अब फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप इस स्टेप पे आप आएंगे और ये चेक करेगा कि i लेस देन n-1 है। i जो है वो 2 होगा और n 5 एन जो है ये 2 लेस देन 4 है। तो आप दोबारा से गो टू 10 में जाएं। आप गो टू 10 में जब जाएंगे तो एंटर द थर्ड नंबर होगा या एंटर द नंबर, उसको रीड करेंगे x, और अब आपके पास x क्या बन जाएगा, अब आपके पास x जो है वो 10 हो जाएगा। और जब 10 हो जाएगा तो आप बारी बारी, ये वर्किंग मैंने सिर्फ एक के साथ शो की है, आप बारी बारी सबके साथ शो कर सकते हैं कि जब ये 10 होगा तो अब आप x में 10 और i 3 हो चुका होगा। अब लार्ज में अभी तक 15 पड़ा है, ठीक है, 15 ग्रेटर इक्वल 10। यहाँ पे जब x की वैल्यू 10 लगाएंगे तो वाकई ये कंडीशन फिर ट्रू हो रही है। फिर दोबारा आप गो टू 20 जाएंगे यहाँ पे और चेक करेंगे स्मॉल में आप क्या पड़ा है, स्मॉल में आप 12 है, तो यहाँ लगाएंगे इफ़ 12 लेस देन इक्वल्स टू जो है आप सॉरी हाँ, अब यहाँ पे x आपने डालना है, तो x अब आपके पास क्या है, 10 है। तो 12 लेस देन है 10 से, तो 12 लेस देन 10 से नहीं है जो है। अच्छा जी, इसमें आप दोबारा से एक्सप्रेशन हम जी सॉल्व करेंगे स्मॉल के लिए कि स्मॉल जो है वो लेस देन इक्वल्स टू x है। तो x की वैल्यू अब हमारे पास 10 है और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप ट्रू होती है तो 30 पे आ जाएंगे, नहीं होती तो आप ये वाले स्टेप करेंगे। तो बारी बारी आप ये सारी वर्किंग जो है वो करके देख सकते हैं। ये पेपर में करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये आपको समझाने के लिए है कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं फार्मूले। अच्छा, जब ये वर्किंग हो जाएगी, ये सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लेगा, तो एट दी एंड मैंने क्या करवाया, राइट स्टेरिक टोटल नंबर्स मैं कह रही हूँ n, पता मुझे चल जाए कि मैंने टोटल नंबर एंटर कितने करवाए थे। इन्वर्टेड में जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, कॉमा n आ जाएगा। फिर राइट स्टेरिक स्मॉलेस्ट नंबर इन्वर्टेड में, फिर कॉमा यहाँ स्मॉल आएगा, फिर कॉमा साथ ही मैं चाह रही हूँ उसकी लोकेशन भी प्रिंट हो जाए, तो मैंने इन्वर्टेड में लोकेशन कॉमा और लोकेशन 2, क्योंकि मैंने स्मॉल वाले के लिए लोकेशन 2 रखी हुई है और लार्ज के लिए लोकेशन 1। फिर लिखें राइट स्टेरिक लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट नंबर, ये इन्वर्टेड के अंदर आप जो मर्जी आप चाहें लिख सकते हैं। फिर कॉमा लार्ज, फिर कॉमा और फिर इन्वर्टेड में लोकेशन, फिर कॉमा लोकेशन 1 और स्टॉप और एंड कर देंगे। अच्छा जी, ये प्रोग्राम फिर बता रही हूँ, ये लॉजिकल इफ़ का प्रोग्राम है, ये ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर का प्रोग्राम नहीं था, बट ये बीच में एक प्रोग्राम आ गया तो मैंने सोचा इसको भी सॉल्व करवा दूँ। आई होप सो के, क्योंकि ये जितना भी बेटा अभी हम पढ़ रहे हैं ये इफ़ स्ट्रक्चर्स ही पढ़ रहे हैं, कभी इसमें लॉजिकल इफ़ का प्रोग्राम आ जाएगा, कभी इफ़ अरिथमेटिक इफ़ का, कभी ब्लॉक इफ़ स्ट्रक्चर्स का। तो जैसे जैसे प्रोग्राम्स आते जाएंगे हम इसको देखते रहेंगे। आई होप सो कि आज के जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं, हायरार्की भी क्लियर हो गई होगी और ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और ये जो अभी हमने एंड पे प्रोग्राम किया लॉजिकल इफ का, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।